ब्रह्मराक्षस कविता की हम आगे चर्चा करते हैं। अब ब्रह्मराक्षस की कविता में उपस्थिति होनी है तो कवि वातावरण को अधिकाधिक भयावह और रहस्यमय बना रहा है। सघन अंधकार से घिरी बावड़ी को कवि चित्रित करता है कि मानो वो निस्तब्ध अंधकार में फटी फटी आंखों से आकाश को निहार रही है और औदुंबर की उस घने अंधकार में झाड़ियां आपस में लिपटी हुई हैं। ये उलझी डालें मन की अनुसुलझी गुत्थियों को ही मानो संकेतित करती हैं। अब ब्रह्मराक्षस की उपस्थिति कवि उस बावड़ी की अतल गहराइयों में प्रस्तुत करता है। कवि के शब्दों में, बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्मराक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, बड़बड़ाता शब्द पागल से, गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात, स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह। हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ, फिर भी मैल फिर भी मैल। इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि कहीं न कहीं ब्रह्मराक्षस विक्षिप्त मनस्थिति में है या अपराध बोध से ग्रस्त है, क्योंकि वो अपनी इसी मलिनता को छुड़ाने के लिए इसके प्रक्षालनार्थ निरंतर अपने शरीर को घिस रहा है, अनवरत स्नान कर रहा है, लेकिन उसको शुचिता की संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। इसका तात्पर्य यही है कि ये अपराध भावना उसके अंदर, उसके मन में कहीं गहरे तक घिर गई है और जिससे वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है। तो यहां हम देखते हैं कि ब्रह्मराक्षस व्यक्ति के अंतस की असंतुष्ट चेतना का ही प्रतीक है। केवल बौद्धिक श्रेष्ठता यदि व्यक्ति में है और व्यावहारिकता का अभाव है तो वो केवल अपने में ही संकुचित सिकुड़ा रहता है और समाज से निर्वासन का कष्ट भोगता है। आत्मविमुग्ध ब्रह्मराक्षस बौद्धिक ज्ञान द्वारा कुछ नया, कुछ उत्कृष्ट करने की युक्ति ढूंढता है, लेकिन अव्यावहारिकता उसके समस्त प्रयत्नों पर पानी फेर देती है। यहां पर हम खंडहरनुमा, जो सूनी खंडहरनुमा बावड़ी है, इसको हम समाज से निर्वासित व्यक्ति मान सकते हैं, क्योंकि हम मानेंगे कि व्यक्ति केवल अपनी दिमागी बावड़ी में कैद है। ब्रह्मराक्षस की भी वही दशा है। यहाँ पर हम ब्रह्मराक्षस के रूपक द्वारा अति बौद्धिक मन की मनोवैज्ञानिक व्याख्या मानो कवि यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। ब्रह्मराक्षस की अति बौद्धिक चेतना उसे विक्षिप्त कर रही है। इसे कवि ने बावड़ी में आने वाली गूंज प्रतिगूंज और उसके अनर्गल प्रलाप से स्पष्ट किया है। वे इसके माध्यम से इस सत्य को स्पष्ट करना चाहते हैं कि अत्यंत ज्ञानी अगर उसकी बात को कोई हृदयंगम न कर सके, न कर पाए, तो वह केवल एक आलाप में निमग्न रह जाता है और उसके वक्तव्य भी अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य जनसामान्य के लिए प्रलाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये भी मालूम पड़ता है कि ब्रह्मराक्षस के मन के भीतर कहीं अतीत में की गई पाप की छाया भी अवश्य उसके साथ लगी है। यही कारण है कि वो अपने अभीप्सित उत्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता और शायद वह अपराध बोधग्रस्त है और इसीलिए कवि ने उसे अनवरत स्नान करते हुए शुद्ध के लिए प्रयत्नरत दिखाया है। यहाँ पर अपराध का प्रतीक मैल है, जो कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ हम अरस्तु के त्रासदी के विचारों से रूबरू होते हैं। अरस्तु का त्रासदी का सिद्धांत भी यही है कि नायक सज्जन व्यक्ति होता है और लेकिन कहीं न कहीं उसमें कुछ कमजोरी होती है। वही कमजोरी उसको
ट्रैजिक स्थिति तक, त्रासद स्थिति तक पहुंच जाती है। हमें यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि ब्रह्म राक्षस और कवि के स्वयं के व्यक्तित्व में गहरी समानता है। हम जानते हैं कि मुक्तिबोध उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों के पक्षधर थे और उनकी सोच निरंतर एक आदर्श समाज के निर्माण में लगी थी, लेकिन तद्युगीन सामाजिक विषमताओं से वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए, इसलिए वो सदैव तनाव की स्थिति में रहते थे। अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक दांवपेचों को भी वो जानते थे और इसीलिए उनका दृष्टिकोण एक विद्रोही का दृष्टिकोण बनकर रह गया था। कवि का विद्रोह केवल समाज की गलत व्यवस्थाओं से ही नहीं था या आम आदमी की उदासीनता से भी नहीं था, बल्कि कुछ न कर सकने की असमर्थता, इस भाव ने उन्हें स्वयं के प्रति भी विद्रोही बना दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस का विद्रोह, उसका असंतोष, उसका असामान्य व्यवहार कवि के स्वयं के व्यक्तित्व से बहुत मेल खाता है। ब्रह्म राक्षस भी कवि के समान आत्मलीन ही है। ये लोक जीवन से लिया गया ब्रह्म राक्षस का प्रतीक कवि के व्यक्तित्व को मानव चरितार्थ कर रहा है। ये ब्रह्म राक्षस ही है जो स्वयं के ज्ञान को विश्वव्यापी बनाना चाहता था, लेकिन जीवन पर्यंत कार्य नहीं कर पाए। यहां हम ये देखते हैं कविता की बनावट बड़ी सुदृढ़ है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि एक रूपक के सहारे एक बौद्धिक ज्ञान संपन्न व्यक्ति के कुंठा, आशंका, आकांक्षा, निराशा और एकाकीपन और इसका तुमुल अंतर्द्वंद्व प्रस्तुत करने में कवि पूर्णतः सफल रहा है। कविता की मनरूपी सूनी बावड़ी का बिंब बहुत सार्थक है, जहां मन के निगूढ़तम रहस्यों को अनावृत करने के लिए कवि ने बावड़ी के चतुर्दिक पसरे परिवेश और बावड़ी के अंदर के दृश्यों को एक रहस्यात्मक अभिव्यक्ति दी है। इस कविता का प्रत्येक बिंब, प्रत्येक प्रतीक अपना एक विशिष्ट अर्थ रखता है और इस रूपक के मध्य कवि की संवेदनपूर्ण वक्तव्यों की भी उपस्थिति है। इस तरह से हम देखते हैं पूरी की पूरी कविता में एक नैरंतर्य का प्रवाह बना रहता है। कविता का अंत त्रासदीपूर्ण है और अंत में हम कवि द्वारा ब्रह्म राक्षस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देखते हैं। कवि की इच्छा है, एक आंतरिक इच्छा है कि उसके आदर्शों, आकांक्षाओं को परिपूर्णता मिलनी चाहिए थी, तो और इसीलिए वो ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनना चाहता है, उसके उत्कृष्ट विचारों को समाज तक पहुंचाना चाहता है। कविता की भाषा, संरचना, शब्द चयन और प्रस्तुति कविता को अपनी एक अलग पहचान देती है। आगे की पंक्तियों में ब्रह्म राक्षस के प्रलाप को अवधान पूर्वक सुनने का दृश्य आता है। ब्रह्म राक्षस अपनी कुंठित मनस्थिति में अत्यंत क्रोधित है और क्रोध के परिणाम स्वरूप वो संस्कृत में गालियां उच्चारित कर रहा है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उसके मन में आलोचनाओं, प्रत्यालोचनाओं के तहत एक अंतर्द्वंद्व चल रहा है और ये भी प्रतीत होता है कि उसका ज्ञान अत्यंत व्यापक है, जिसके फलस्वरूप वो एक ही स्थिति को अनेक कोणों से देख सकता है। उसकी संवेदनाएं अनिश्चय के अंधकार में डूबी हुई हैं। वह इस सोच में है कि इनका उपयोग कैसे करे। यह चिंता उसे पागल और बेचैन कर डालती है। उसका ज्ञान और उसका चिंतन दिन दिन नित्य नूतन अवधारणाओं को जन्म दे रहा है और इस अगाध ज्ञान को वो अपने तक सीमित रखना ही नहीं चाहता, उन्हें बांट देना चाहता है। लेकिन त्रासदपूर्ण स्थिति ये है कि वह अपने मन की गहराइयों में ही उलझ कर रह जाता है और अपना आत्मविस्तार कर ही नहीं पाता।
जहां तक नजर आता है कि इसका एक कारण उसका अहंकार भी है। उसे अपने ज्ञान का अभिमान हो गया है और वो अपने समक्ष मनुष्य को तो क्या, प्रकृति को भी हीन मानने लगा है। कवि इसी सत्य को एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुति दे रहे हैं। किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी विरश्मि से उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंठ की तन मन वही करता रहा अनुभव कि नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रह्म राक्षस किसी न किसी रूप से अपने अहंकार को ही संतुष्टि दे रहा है और अपनी बौद्धिक चेतना को एक सही दिशा न दे पा सकने के कारण वो स्वयं को ही सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ मान रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और इससे ये भी ध्वनित होता है कि अतिशय ज्ञान में व्यक्ति केवल उलझता है। वो उसकी एक विचारधारा दूसरी विचारधारा को काटती हुई नजर आती है और इसी ऊहापोह, इसी उलझन में वो अपना पूरा जीवन निरर्थक कर देता है। ब्रह्म राक्षस सुमेरी बेबीलोनी कथाओं, वैदिक ऋचाओं से ज्ञान प्राप्त करता है। यही नहीं, उसे ज्ञान है अधुनातम छंदों का भी। वह मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टॉयनबी, सार्थ, गांधी, स्पेंगलर, हेडगर, इन सभी पौर्वात्य और पाश्चात्य विचारकों के सिद्धांतों को भी जानता है और उन सभी सिद्धांतों की वो बिल्कुल नए तरीकों से व्याख्या भी कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ कोरे बौद्धिक विलास से बढ़कर कुछ है ही नहीं। अंधः तमः प्रविशन्ति येन विद्याम् उपासते, इस सूत्र को सत्य सिद्ध करता हुआ सा उसका ज्ञान समाज के लिए अनुपयोगी है। और जब कोई ज्ञान समाज के लिए अनुपयोगी है तो कवि कहना चाहते हैं कि वह निरर्थक और व्यर्थ ही है। चाक्षुष, श्रव्य, स्पर्श और घ्राण बिंबों के माध्यम से कवि ने ब्रह्म राक्षस के रूप में अति बौद्धिक व्यक्ति की उद्भ्रांतपूर्ण, अंतर्विरोधी और त्रासदी भरी मनस्थिति को स्पष्ट किया है। यह त्रासदी हर उस व्यक्ति के हिस्से आई है जो अर्जित ज्ञान और व्यावहारिकता में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा है। ब्रह्म राक्षस अपनी चेतना को समूह के एक बड़े हिस्से की ज्ञान से साझा करने में विफल रहा है, इसीलिए उसकी शोध भी सार्थक नहीं है। क्योंकि किसी भी शोध और अन्वेषण या किसी नूतन विचार की उपादेयता तभी तक है जब तक कि वो समाज के लिए उपयोगी बन सके। इसीलिए कवि कह उठता है, पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में पड़ गई।